12 अक्टूबर 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई कंट्री से एक छोटा सा चार्टर्ड प्लेन चिली के शहर सैन डिएगो के लिए उड़ान भरता है। इसमें कुछ रग्बी टीम के प्लेयर्स सवार हैं, जिनके कुछ दोस्तों या रिश्तेदारों को मिलाकर कुल 45 पैसेंजर्स बनते हैं। आमतौर पर तो यह सफ़र सिर्फ 3 घंटे का होना था, मगर रास्ते में आती है एंडीज माउंटेन रेंज। ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है और हिमालय की पहाड़ियों के बाद दुनिया की सबसे ऊंची और हसीन पहाड़ियां भी इसी माउंटेन रेंज में पाई जाती हैं। और यही पहाड़ियां हमारी कहानी में सबसे भयानक रोल प्ले करती हैं। 12 अक्टूबर को तूफान की वजह से प्लेन को एक रात के लिए अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में लैंड करवाया जाता है और अगले दिन ये तैयारा 2:18 पर दोबारा टेक ऑफ करता है। मौसम साफ होने की वजह से अगला 1 घंटा काफी सुहाना गुजरता है। सैन डिएगो के करीब पहुंचकर 3:21 पर जब पायलट प्लेन को डिसेंट करवाने की कोशिश करते हैं तो प्लेन में काफी टर्बुलेंस देखने को मिलता है। टर्बुलेंस की वजह से प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे होने लगता है और इसी वक्त आसपास घने बादल आ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। रग्बी प्लेयर्स इस बात को इतना सीरियस नहीं लेते और मजाक उड़ाने लगते हैं। इसी दौरान एक मुसाफिर खिड़की से बाहर देखता है कि बादल आहिस्ता आहिस्ता हट रहे हैं। बादल हटते ही पायलट देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड कोलिजन अलार्म बहुत तेजी से बजने लगता है। पायलट इमीडिएटली प्लेन को ऊपर की जानिब मोड़ते हैं और मैक्सिमम पावर लगा देते हैं आल्टीट्यूड गेन करने के लिए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का रेयर पोर्शन पहाड़ी से टकराकर पूरी तरह अलग हो जाता है। पीछे की 2 सीटें और 3 पैसेंजर हवा में उड़ जाते हैं। प्लेन का अगला पोर्शन अभी हवा में और ऊपर जाता है और अचानक लेफ्ट विंग भी एक चट्टान से टकरा जाता है। इसके साथ कुछ और पैसेंजर्स हवा में उड़कर बादलों में गायब हो जाते हैं। अब सिर्फ प्लेन का फ्रंट पोर्शन बचता है, जो जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है। 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ग्लेशियर पर स्लाइड करने के बाद एक कोर कोलिजन होता है और फाइनली प्लेन रुक जाता है। सब कुछ तहस नहस हो जाता है और कॉकपिट पूरी तरह क्रश हो जाता है। इसी के साथ पायलट्स की फौरन डेथ हो जाती है। ये हवाई जहाज अब एंडीज की किसी पहाड़ी पर 3570 मीटर्स की बुलंदी पर तबाह हालत में पड़ा है और हैरानी की बात यह है कि 45 में से 33 मुसाफिर अभी भी जिंदा हैं। खुशकिस्मती से ये लोग इस क्रैश में सरवाइव कर गए हैं। ये प्लेन अपने प्लान रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था और यहाँ से शुरू होती है ये दर्दनाक कहानी। ये कहानी है यूरुग्वान एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। एक बार फिर से हमारे चैनल में खुशामदीद। क्रैश के बाद 2 मुसाफिर जो कि मेडिकल स्टूडेंट भी थे बिल्कुल सही सलामत थे। एक थे 19 साल के रॉबर्टो कनेसा और दूसरे थे 20 साल के गुस्तावो ज़र्बिनो। ये दोनों फौरन काम पर लग जाते हैं ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा बचा है और कैसे इनको फर्स्ट एड दी जाए। इनमें से कई पैसेंजर्स ऐसे भी थे जिनको सीरियस इंजरीज हुई थी। इनमें से एक का नाम था फर्नांडो पराडो, जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से कोमा में थे। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स रॉबर्टो कनेसा और गुस्तावो ज़र्बिनो अपनी पूरी कोशिश करते हैं बचे हुए लोगों की मदद करने की, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नाकाम रहते हैं। दूसरी तरफ हादसे के फक्त 1 घंटे के अंदर ही द चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस के 4 हवाई जहाज़ों को सर्वाइवर्स को सर्च करने के काम पर लगा दिया जाता है। रात गए तक ये सर्चर्स क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। रेस्क्यू ऑफिसर्स रेडियो ट्रांसमिशन को सुनकर ये ख्याल करते हैं कि एयरक्राफ्ट किसी रिमोट अनएसेसिबल जगह पर क्रैश किया होगा। यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जहाज का रंग सफ़ेद था और जहाँ ये क्रैश किया वहाँ चारों तरफ वाइट स्नो और बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद थे। 13 अक्टूबर की इस रात को ये सर्वाइवर्स पुरुम्मीद थे कि ये रात किसी तरह गुजर जाएगी और अगले दिन कोई ना कोई इन्हें ढूंढ लेगा। और इसी रात शदीद ठंड और जख्मों की वजह से 5 लोग जिंदगी की बाजी हार जाते हैं और अब सर्वाइवर्स की तादाद 33 से 28 रह गई थी। बाकी जिंदा बचे लोगों ने प्लेन की बची कुची बॉडी को शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। ये प्लेन का पिछला हिस्सा सीटों, कुछ सामान और बर्फ की मदद से क्लोज करते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। अगला दिन 15 अक्टूबर, बचे हुए लोग रियलाइज करते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। फीटो स्टाउच नामी एक पैसेंजर मेटल शीट को सोलर कलेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं सन रेज को कंसंट्रेट करवाने के लिए। बर्फ को मेल्ट करके पानी को खाली वाइन की बोतलों में कलेक्ट किया जाता है और कुछ पैसेंजर सीट कवर्स और वूल को कॉस्ट्यूम्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। 16 अक्टूबर, फर्नांडो पराडो कोमा से जाग जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी मां क्रैश के दौरान गुजर गई और उनकी बहन की काफ़ी बुरी हालत है। मुसाफिरों में ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो समंदर किनारे रहते थे और लाइफ में कभी स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस नहीं किया था।
और अब -30 डिग्री टेम्परेचर में बिना खुराक के किसी तरीके सर्वाइव कर रहे थे। अगर आप नहीं जानते कि स्नो ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है, जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज बर्फ से रिफ्लेक्ट करती हैं तो आंखें चुंधिया आ सकती हैं। इसको स्नो ब्लाइंडनेस का नाम दिया जाता है। 21 अक्टूबर, 8 दिन बाद रेस्क्यू टीम्स नाकाम होकर ये सर्च ऑपरेशन रोक देती हैं और इस ऑपरेशन को ये कहकर बंद कर दिया जाता है कि अब कोई फायदा नहीं इस ऑपरेशन का, क्योंकि किसी के जिंदा बचने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। इस दौरान सर्वाइवर्स को एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिलता है। एक सर्वाइवर रॉय हॉर्ली, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंथुसियास्ट भी थे, इसे ठीक करते हैं और क्रैश के 11 दिन बाद जब ये रेडियो ऑन होता है तो एक रेडियो चैनल के थ्रू इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन कैंसिल किया जा चुका है। ये सुनते ही कुछ लोग पूरी तरह मायूस हो जाते हैं और कुछ लोग प्रे करने लगते हैं। फर्नांडो पराडो अकेले थे जिन्होंने इस बात पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि इनके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। 11वें दिन तक थोड़ा थोड़ा खाने के बाद अब खुराक भी खत्म होने वाली थी और इस कदर ऊंचाई और सुनसान जगह पर ना तो कोई पेड़ पौधा था और ना कोई जानवर, ना परिंदा। कुछ सर्वाइवर्स ने प्लेन के पार्ट्स मसलन सीट कवर्स को खाने की कोशिश की, मगर इससे वो उल्टा बीमार पड़ गए। ऐसी सूरत हाल में जब सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं था तो इन पैसेंजर्स ने कुछ ऐसा सोचा कि ये बात किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती थी। उन्होंने सोचा कि अगर जिंदा रहना है तो अब सिर्फ एक ही रास्ता है, डेड बॉडीज को खाया जाए। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि ये डेड बॉडीज इन सर्वाइवर्स के बहुत ही करीबी लोग थे। इनमें इनके दोस्त और फैमिली मेंबर्स शामिल थे। यह आइडिया चूंकि रॉबर्टो कनेसा का था, तो सबसे पहले उन्होंने डेड बॉडीज को खाना शुरू किया। कुछ सर्वाइवर्स से ये काम ना हो सका, तब उन्होंने इसे खाने से मना कर दिया, मगर 2 दिन गुजरने के बाद जब और कोई चारा न बचा तो फाइनली उन्होंने भी इंसानी गोश्त को खाना स्टार्ट कर दिया। 29 अक्टूबर, क्रैश को 16 दिन गुजर चुके थे और अब ये फूड सोर्स भी खत्म होने को था और आगे का अभी तक कोई प्लान नहीं था। इसी रात जब हर किसी का ख्याल ये था कि अब इससे बुरा और क्या हो सकता है, तो कुदरत ने इन्हें एक और सरप्राइज दिया। और इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता है, एक बहुत बड़ा एवलांच प्लेन से टकराता है। बर्फ प्लेन के अंदर तक भर जाती है और मजीद 8 लोग इस एक्सीडेंट में बर्फ में दब कर मारे जाते हैं और अब सिर्फ 19 लोग बचते हैं। ये 19 लोग भी बर्फ में दबी हुई एक छोटी सी स्पेस में सर्वाइव कर रहे हैं। पराडो 2 दिन तक बर्फ को खोदते हैं ताकि कुछ वेंटिलेशन हो सके और बाहर जाने का रास्ता मिल सके। जब ये बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बर्फ का एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। अगले 3 दिन ये इसी छोटी सी स्पेस में गुजारते हैं। 3 दिन बाद जब मौसम कुछ साफ होता है तो ये सरफेस पर आते हैं और खुद से एफर्ट करके यहाँ से निकलने का सोचने लगते हैं, क्योंकि ये बात अब इन्हें रियलाइज हो चुकी थी कि मदद अब कभी नहीं आने वाली। कनेजा, पराडो और वजिंटन सबसे स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर्स में से थे, तो सब डिसाइड करते हैं कि ये तीनों इन पहाड़ियों से निकलने की कोशिश करेंगे। क्रैश के वक्त को पायलट ने बताया था कि उन्होंने कुरिको सिटी को पास कर लिया है, तो ये लोग सोचते हैं कि अगर वेस्ट में जाएंगे तो शायद कुछ किलोमीटर दूर चल के हम चिली के किसी कंट्री साइड एरिया में पहुंच जाएंगे। मगर इनका ये अंदाज़ा बहुत 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 गलत था। को पायलट को एग्जैक्ट लोकेशन का खुद भी नहीं पता था, इसलिए कि क्रैश के वक्त प्लेन भटक चुका था और ये लोग चिली से 89 किलोमीटर दूर क्रैश करते हैं। मगर इस बात से अनजान ये लोग 15 नवंबर को एक उम्मीद लिए निकल पड़ते हैं। घंटों चलने के बाद इन्हें अपने ही प्लेन का पिछला टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, जिसमें काफ़ी कुछ था। खुराक थी, कपड़े थे, बुक्स, थोड़ी बहुत मेडिसिन और इसके साथ इन्हें मिलता है एयरक्राफ्ट का 2-वे रेडियो सिस्टम। एक ऐसा रेडियो सिस्टम जिससे ये लोग बाहर कम्युनिकेट कर सकते थे। ये लोग यहीं एक रात गुजारते हैं और अगले दिन रेडियो चलाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी जगह कम्युनिकेट करके अपनी SOS कॉल दे सकें। मगर ये टेक्निक भी काम नहीं करती, क्योंकि प्लेन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 115 वोल्ट AC में काम करता था और जो बैटरी वहाँ मौजूद थी वो 24 वोल्ट DC में थी और इन्हें कनेक्ट करने का इनके पास कोई तरीका मौजूद नहीं था। ये लोग काफ़ी दिन तक कोशिश करते हैं इस रेडियो को चलाने की, मगर फिर इन्हें रियलाइज़ होता है कि यहाँ से बाहर ही निकलना पड़ेगा। 11 दिसंबर, क्रैश के 59 डेज बाद एक एवलांच आता है और मज़ीद 3 लोग इसमें मारे जाते हैं। अब सिर्फ 16 लोग बचे थे। आज 2 महीने पूरे हो चुके थे और ये 3 लोग पराडो, कनेसा और वजिंटन दोबारा निकल पड़ते हैं वेस्ट के सिमत में। इन्हें उम्मीद थी कि ये 2-3 दिन पैदल चलकर कोई ना कोई मदद ढूंढ लेंगे, इसलिए ये अपने साथ सिर्फ 3 दिन का खाना रखते हैं। इनके पास मैप नहीं था, ना कोई कंपस था और ना ही कोई क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस। और ठंड की हालत ये थी कि पराडो 3 जीन्स और 4 स्वेटर एक के ऊपर एक पहने हुए थे। इतने हाई आल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की कमी के बावजूद ये लोग बहादुरी से आगे बढ़ते रहे।
रात को ये लोग ठंड से बचने के लिए एक ही स्लीपिंग बैग में एक दूसरे के साथ जुड़कर रात गुजारते और दिन को जितना हो सकता आगे बढ़ते रहे। चलते चलते 4 दिन गुजर गए और अब इन्हें ये रियलाइज हुआ कि इनका अंदाजा कितना गलत था, क्योंकि एक पहाड़ी की पीक पर ये चढ़कर देखते हैं कि ये पहाड़ तो कभी खत्म होने वाले ही नहीं। 15 दिसंबर 1972। विजिंगटन खाने की कमी की वजह से वापस मुड़ जाता है ताकि बचा हुआ खाना ज्यादा दिन चल सके। वापसी का रास्ता आसान ही था क्योंकि सारा का सारा रास्ता डाउनहिल था, तो विजिंगटन को सिर्फ 1 घंटा लगता है क्रैश साइट तक आने में, जबकि वहां तक पहुंचने में इन्हें 3 दिन लगे थे। पराडो और कनेसा आगे बढ़ते रहते हैं और एक पहाड़ी की पीक पर से इन्हें नजर आता है कि वेस्टर्न हॉरिजन में 2 पहाड़ियां ऐसी हैं जिन पर बर्फ नहीं है। ये हार ना मानते हुए इसी डायरेक्शन में चलते रहते हैं और फाइनली ये एक वैली में पहुंचते हैं जहां इन्हें एक नदी बहती हुई मिलती है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि नदी की डायरेक्शन में चलते रहने से ये लोग आसानी से आबादी तक पहुंच सकते थे। मुसलसल 9 दिन तक ट्रैकिंग करने के बाद इन्हें एक गाय दिखाई देती है। इस मुकाम तक आते आते ये लोग इतना थक चुके थे कि यहीं बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद इन्हें नदी की दूसरी साइड 3 हॉर्स राइडर दिखाई देते हैं। ये इन्हें देखकर चिल्लाने की कोशिश करते हैं मगर चिल्ला नहीं पाते। बाय चांस उन हॉर्स राइडर्स में से एक आदमी इन्हें देख लेता है। ये उसे कुछ बताने की कोशिश करते हैं मगर वो ये कहता है कि मैं कल दोबारा आऊँगा। अगले दिन वो अपने साथ पेपर और पेंसिल्स लेकर आता है। वो इस पेपर और पेन को एक पत्थर से बांधता है और पराडो की तरफ फेंकता है। ये वो लम्हा था जब पराडो अपना पैगाम दूसरी दुनिया तक पहुंचा सकते थे। पराडो स्पेनिश में लिखते हैं, I come from a plane that fell in the mountains. I'm Uruguayan. We have been walking for 10 days. I have a wounded friend up there. In the plane, there are still 14 injured people. We have to get out from here quickly and we don't know how. We don't have any food. We are weak. When are you going to come to fetch us? Please, we can't even walk. Where are we? दूसरी तरफ इस मैसेज को रिसीव करने वाला शख्स चिली मुल्क का किसान है। ये अपने बाकी दोनों आदमियों से बात करके याद करता है कि हाँ, एक प्लेन क्रैश हुआ था। जब इन्हें ये बात रियलाइज होती है तो ये लोग शॉक रह जाते हैं कि प्लेन क्रैश के 2 महीने बाद भी कोई बिना किसी मदद के जिंदा कैसे रह सकता है। ये लोग किसानों की किसी बस्ती से अभी भी इतना दूर थे कि इस किसान को 10 घंटे लग जाते हैं आर्मी बेस तक पहुंचने में। बाकी दोनों हॉर्स राइडर्स पराडो और कनेसा को लॉस मेंटेनेंस तक लेकर आते हैं जहां इन्हें कुछ रेस्ट मिलता है। यहां पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि ये अपनी उम्मीद के बल पर 61 किलोमीटर पैदल सफर कर चुके हैं। कनेसा अपना आधा बॉडी वेट लूज कर चुके थे और अब इनका वेट सिर्फ 44 kg ही बचा था। जैसे ही उस टाइम की मीडिया को ये बात पता चलती है तो ये फौरन एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। चिली एयरफोर्स 2 हेलीकॉप्टर्स बाकी लोगों को वापस लाने के लिए भेजती है। ऑफिसर्स कनेसा और पराडो को साथ लेकर जाते हैं ताकि क्रैश साइट लोकेट की जा सके। 22 दिसंबर। क्रैश के 70 दिन बाद ये दोनों हेलीकॉप्टर्स इन सर्वाइवर्स के पास पहुंचते हैं और बाकी बचे इन 16 लोगों को आखिरकार रेस्क्यू कर लिया जाता है। इस वक्त इन सर्वाइवर्स की हालत बहुत ही बुरी थी। ऑल्टीट्यूड सिकनेस, डिहाइड्रेशन, टूटी हुई हड्डियां और मेल न्यूट्रिशन जैसी बीमारियां थी, लेकिन खुशकिस्मती से ये सब के सब सर्वाइव कर जाते हैं और इस तरह इख्तिताम होता है उम्मीद की इस अजीम दास्तान का। ये कहानी हमें लेसन देती है कि अगर कुछ करने की ठान ली जाए तो मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर दिल में चाह होगी तो आप जरूर मंजिल को अचीव कर लोगे। वो कहा जाता है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज।